काली लड़की का नया साल। ये कहानी तानिया और जिया नाम की दो कजन बहनों की है। तानिया का रंग काला था जबकि जिया बहुत ही गोरी थी। जहाँ जिया बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थी, वहीं तानिया स्वभाव से बहुत ही झगड़ालू थी। वो जिया से बहुत ही जलती थी। हालांकि जिया तानिया से बहुत ही प्यार से बात किया करती थी, पर तानिया सीधे मुंह जिया से बात तक नहीं करती थी। तानिया के मन में इतनी कड़वाहट उसकी माँ मालती के कारण आई थी। शुरू से ही तानिया की माँ मालती अपनी देवरानी गरिमा से बहुत नफरत करती थी और इसका कारण था मालती का रंग काला था और गरिमा गोरे रंग की थी। जिया की माँ गरिमा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, जबकि तानिया की माँ मालती का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर यही आदत तानिया की भी बनती जा रही थी। मालती हमेशा अपनी बेटी तानिया को भड़काती रहती। सुन बेटा, जिया से न दूर रहा कर, वो तेरी अपनी नहीं है। दोनों माँ बेटी अपने गोरे रंग का बहुत घमंड करती है, कभी उनके बातों में मत आना। वो दोनों बस हमें नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। रिश्तेदार हो या आस पड़ोस के लोग, बस देवरानी के रंग रूप की तारीफ ही करते रहते हैं। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। उसकी बेटी जिया भी कुछ कम नहीं है, उससे ज्यादा बात मत किया कर। हाँ माँ, पता है, आज टीचर ने उसे क्लास की मॉनिटर बना दिया। तब से मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाती है। क्लास में ज्यादा बातें नहीं करना, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर आना, टाइम टेबल के अनुसार नोटबुक लाना वगैरह वगैरह। और तो और मुझे क्लासरूम में सबसे आगे बिठा देती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे मैं कोई उसकी गुलाम थोड़ी ना हूँ। हाँ, तुझे उसके इशारों पर नाचने की जरूरत नहीं है। जो तेरे मन में आए तू वही कर, समझी? मालती और तानिया दोनों गरिमा और उसकी बेटी जिया के बारे में कितना भला बुरा बोल रही थी। वहीं दूसरी ओर तानिया के घर से कुछ दूरी पर जिया के घर पर कुछ अलग ही माहौल था। जिया बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने तानिया को क्लास में आगे बैठाकर। वैसे भी वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। माँ, मैं हमेशा उसका अच्छा ही सोचती हूँ। आखिर वो मेरी बहन है, पर उसे लगता है मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ, इसलिए वो मुझसे ढंग से बात नहीं करती है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती। माँ, ये सब कैसे ठीक होगा? कोई बात नहीं बेटा, सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं पूछना भूल गई, तुम्हारे स्कूल में न्यू ईयर पार्टी कब है? टीचर ने फ्राइडे को कहा है। पता है माँ, टीचर ने न्यू ईयर पार्टी के लिए सारे अरेंजमेंट मुझे ही करने को कहा है। कल स्कूल जाकर मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं सोच रही थी तानिया को अपने साथ हेल्प करने के लिए बोलती तो मेरा काम जल्दी हो जाता। ये तो अच्छी बात है बेटा, काम बांटने से आसान हो जाता है। मिलजुल कर काम करना चाहिए। तुम कल स्कूल जाकर तानिया को बोल देना, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। अगले दिन जब जिया स्कूल पहुंची तब क्लास टीचर जिया से बोली, जिया, न्यू ईयर पार्टी की कितनी तैयारी हो चुकी है? सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तुम सब न्यू ईयर पार्टी में क्या क्या करने वाले हो एक लिस्ट में लिख लो और रिसेस में आकर मुझे बता देना। ओके मैम। उसके बाद जिया ने कुछ लड़कियों से कहा, सुनो गर्ल्स, न्यू ईयर पार्टी में छोटा सा डांस रखने वाले हैं, इसलिए जो डांस में इंटरेस्टेड है वो मुझे अपना नाम बता दे। हम आज ही डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। वैसे तानिया, तुम्हें भी तो डांस करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे नहीं करना कोई डांस वांस। अरे यार तानिया, तुम बहुत ही अच्छा डांस करती हो। चलो ना, मिलकर न्यू ईयर पार्टी में ग्रुप डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। प्लीज मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, पर गाना मेरी पसंद का होगा। तानिया मान गई। फिर सबने मिलकर ही पीरियड में डांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जिया का रोक टोक तानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से से तिलमिलाते हुए डांस रूम से बाहर आ गई। जब देखो अपना हुक्म चलाती रहती है, मुझे नहीं करना डांस। तब तानिया की सहेली पूजा उसे मनाते हुए बोली, क्या हुआ तानिया, तुम डांस प्रैक्टिस बीच में ही छोड़कर क्यों आ गई? चलो ना यार, अगर जिया ने कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, आखिर वो हमारे क्लास की मॉनिटर है। जिया को डांस में कुछ गलती नजर आई होगी, तभी तो उसने कहा। चुप कर, बड़ी आई घमंडी जिया की चमची। मैं सब समझती हूँ। अपने आप को ऑलराउंडर दिखाकर टीचर के सामने महान बनना चाहती है। मुझे पता है मैं काली हूँ और वो गोरी, इसलिए वो मेरा बात बात पर मजाक बनाती रहती है। वो होती कौन है हमें डांस सिखाने वाली? मुझे डांस करना बहुत अच्छे से आता है।
मैं कभी डांस में मिस्टेक नहीं करती। अब तू जा यहाँ से, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। उस जिया की बच्ची को तो मैं देख लूंगी। वहीं दूसरी ओर जिया न्यू ईयर पार्टी के लिए लिस्ट बना रही थी। फिर वो कुछ सोचने लगी। सब कुछ तो मैंने लिस्ट में लिख दिया, बस स्कूल प्रिंसिपल के लिए एक सुंदर सा बुके और कार्ड खरीद कर लाना था। तभी तानिया वहाँ आई और बोली, जिया, क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? न्यू ईयर पार्टी की पूरी लिस्ट तो मैंने बना दी है, बस प्रिंसिपल मैम के लिए सुंदर सा बुके और कार्ड लाना है। ओह, बस इतनी सी बात? ये काम मैं कर दूंगी। और हाँ, याद आया, मुझे अपनी क्लास की तरफ से एक वेलकम स्पीच बोलनी है। स्टाफ रूम में क्लास टीचर मोनिका होगी। उन्होंने एक वेलकम स्पीच लिख कर रखी है। क्या तुम उनसे लेकर मुझे दे दोगी? मेरे पास समय नहीं है, मुझे भी डेकोरेशन की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं ले आती हूँ। और कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। तान्या ने मन में सोच लिया था कि उसे क्या करना है। फिर वो मोनिका मैम के पास गई और वेलकम स्पीच लेकर चुपचाप अपने पास रख लिया। वहीं जिया न्यू ईयर की पार्टी के अरेंजमेंट में बहुत बिजी थी, इसलिए उसे वेलकम स्पीच का ध्यान नहीं रहा। अगले दिन स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन था। प्रिंसिपल और स्कूल के बाकी टीचर्स भी आ चुकी थी। सभी बच्चों ने मिलकर न्यू ईयर पार्टी का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर किया था। फिर जिया को वेलकम स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। सभी टीचर जानते थे कि जिया बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, वे सब कुछ ठीक से संभाल लेगी। जिया के पास वेलकम स्पीच का पेज नहीं था। तभी उसे ध्यान आया कि उसने तो तानिया को क्लास टीचर से स्पीच लाने को कहा था। ओह माय गॉड, मैं तानिया से वेलकम स्पीच लेना कैसे भूल गई। फिर जिया ने चुपके से तानिया से वेलकम स्पीच देने को कहा। तब तानिया बोली, ओह सॉरी, वेलकम स्पीच तो मैं घर ही भूल आई। अब मैं स्टेज में वेलकम स्पीच कैसे दूंगी? जिया दुखी होकर ये कह ही रही थी कि तभी क्लास टीचर मोनिका ने उसे आवाज दी। जिया बेटा, क्या हुआ? जल्दी से वेलकम स्पीच दो। प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स बच्चे वेट कर रहे हैं। सॉरी टीचर, मेरे पास वेलकम स्पीच नहीं है, मैं क्या बोलूं? ये कहते हुए जिया रोने लगी। जैसे तैसे क्लास टीचर ने बात संभाल लिया और टीचर ने खुद ही एक छोटी सी स्पीच दी। उसके बाद सभी मिलकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। लड़कियों का ग्रुप डांस सबको अच्छा लगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके बाद क्लास टीचर ने प्रिंसिपल मैम को फूलों का गुलदस्ता और न्यू ईयर कार्ड भी दिया। उसके बाद सब बच्चे प्रिंसिपल और सभी टीचर्स को न्यू ईयर विश करते हैं। लेकिन जिया का मन उदास था। जिया की क्लास टीचर को पता था कि जिया कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती, लेकिन वो जिया के मुंह से सच जानना चाहती थी। फिर टीचर ने जिया से पूछा, तुम इतनी होनहार स्टूडेंट होकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो जिया? बताओ मुझे, आज प्रिंसिपल के सामने तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मैं वेलकम स्पीच घर में ही भूल आई। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जिया, तुमने गलती की है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अगले 6 महीने तक मैं तुम्हें मॉनिटर की ड्यूटी से हटाती हूँ और तुम क्लास में सबसे पीछे अकेले बैठोगी। क्लास का कोई भी बच्चा तुमसे बात नहीं करेगा। वहीं पास खड़ी तानिया ये सब सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगा और वो तुरंत ही क्लास टीचर के पास आई और सारी सच्चाई बताते हुए बोली, टीचर सॉरी, सारी गलती मेरी है। जिया की इसमें कोई गलती नहीं। मैंने ही वेलकम स्पीच जानबूझकर जिया को नहीं दिया। ये देखो, वेलकम स्पीच मेरे पास है। मैं जिया को नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए ये सब किया। सॉरी टीचर, सॉरी जिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा जिया को गलत समझा, पर जिया तो बहुत अच्छी है। बल्कि मैं ही गलत थी और हर वक्त इसे भला बुरा कहती रहती थी। आई एम सॉरी। ये कहते हुए तानिया रोने लगी। तब टीचर तानिया को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं तान्या, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। मुस्कुराते हुए तानिया और जिया एक दूसरे के गले लग गई। उसके बाद घर जाकर तानिया अपनी माँ मालती को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मालती को भी एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी और वो अपनी बेटी को कितने गलत संस्कार दे रही थी। फिर तानिया की माँ मालती ने घर में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया और सम्मान पूर्वक गरिमा और उसकी बेटी जिया को घर पर इनवाइट किया। फिर सबने मिलकर बड़े ही धूमधाम से
न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट किया और खुशियाँ बांटी। परी की जादुई नगरी। राखीगढ़ नामक एक गांव में मनमोहन अपनी पत्नी अंगूरी के साथ रहता था। कुछ समय बाद अंगूरी और मनमोहन की एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो दोनों अक्कू रखते हैं। सब अच्छा खासा चल रहा था। अंगूरी और मनमोहन अपनी बेटी अक्कू को बहुत नाजों से पालते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद अंगूरी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंगूरी की मृत्यु के बाद अक्कू और मनमोहन बिल्कुल अकेले हो गए थे। मनमोहन चाहकर भी अक्कू को माँ का प्यार न दे सका, जिसके कारण वो कुछ ही समय बाद दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी से कुछ ही समय बाद उनकी एक बेटी होती है, जिसका नाम सुरेखा होता है। कुछ समय तक तो सौतेली माँ ने अक्कू को बहुत प्यार दिया, लेकिन अपनी संतान होने के बाद वो अक्कू को अपना असली रंग दिखाने लगी। उस बेचारी से वो घर का सारा काम करवाती थी। उसे रोजाना जंगल से लकड़ियाँ बीनने भेज देती थी। ऐसे ही एक दिन अक्कू जब जंगल में लकड़ियाँ बीन रही थी, तभी उसने देखा कि कहीं से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। अरे, इतने घने जंगल में ये रोशनी कहाँ से आ रही है? अक्कू रोशनी की तरफ जाने लगी। रोशनी जंगल के आखिरी छोर से आ रही थी। लगता है उस छोर पर कुछ है, चलकर देखना चाहिए। जैसे ही अक्कू रोशनी की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसके पास एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, ठहरो अक्कू, क्या तुम उस चमचमाती हुई जगह पर जाना चाहती हो? पर परी की बात सुनकर अक्कू आश्चर्य से बोली, तुम कौन हो? मैं हूँ परीलोक की रानी, और ये रोशनी हमारे परीलोक की जादुई नगरी से आ रही है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये रोशनी हर इंसान को दिखाई नहीं देती। इस रोशनी को केवल दिल के साफ लोग ही देख सकते हैं। ये रोशनी तुम्हें दिखाई दी, इसका मतलब तुम बहुत ईमानदार और अच्छी लड़की हो। क्या तुम इस जादुई नगरी में घूमना चाहोगी? अरे वाह, जादुई नगरी! हाँ, यहाँ पर आइसक्रीम के पहाड़ और टॉफियों के पेड़ और चॉकलेट की नदियाँ बहती हैं। रंग बिरंगे कपड़े और खिलौनों की तो वहाँ कोई कमी ही नहीं है। अक्कू हैरानी से बोलती है, क्या सचमुच? आइसक्रीम, चॉकलेट, रंग बिरंगे कपड़े और खिलौने भी? बिल्कुल। फिर तो मुझे भी जादुई नगरी की सैर करनी है। परी अक्कू को अपने साथ जादुई नगरी में ले जाती है। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है और सुंदर सुंदर परियां होती हैं, जिनके साथ अक्कू खूब खेलती है। थोड़े समय बाद एक परी कहती है, चलो बेटा, जादुई नगरी से विदा लेने का समय आ गया है। परी की बात सुनकर अक्कू वहाँ से जाने ही लगती है। तभी अचानक वहाँ पर एक शैतान परी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। परीलोक से तुम पहले ही 2 इंसानों को गायब कर चुकी हो। खबरदार, अगर इस लड़की को हाथ लगाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज अमावस्या है और मुझे एक छोटी बच्ची की बलि देनी होगी, जिसके बाद मेरी शैतानी शक्तियाँ और बढ़ जाएगी। इतना कहते ही शैतान परी ने अक्कू पर हमला कर दिया। अक्कू के बचाव में रानी परी ने शैतान परी पर हमला कर दिया। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। पिछली बार तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ था, इसलिए तुम बच गई, पर इस बार तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है, तुम नहीं बचोगी। इतना कहकर रानी परी बाकी परियों के पास भी जादुई संदेश भेज देती है। संदेश पाते ही सारी परियां रानी परी के साथ मिलकर शैतान परी से युद्ध करने लगती हैं। युद्ध लंबे समय तक जारी रहा। अंत में रानी परी ने शैतान परी को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद रानी परी अक्कू को उसकी दुनिया में वापस ले जाती है। अक्कू रानी परी का शुक्रिया अदा करती है। एक दिन के लिए ही सही, पर आपने मुझे मेरे सपनों की नगरी दिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक अच्छी लड़की हो अक्कू। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। अपने घर आते ही उसकी सौतेली माँ का व्यवहार बिल्कुल पहले की तरह ही था। कहाँ थी कलमुही? घर के काम की चिंता है कि नहीं? अक्कू अपने माँ के व्यवहार से बहुत परेशान थी। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर नम आंखों से उस परी को याद करती है। परी को याद करते ही वो परी अक्कू के सामने प्रकट हो जाती है। हाँ मेरी बच्ची, क्या तुम कुछ परेशानी में हो?
माँ मुझसे अब पहले से भी ज्यादा काम करवाती है। अब वो मुझे मारती भी है। तुम्हारी माँ का व्यवहार एक न एक दिन जरूर बदलेगा। इतना बोलकर परी अक्कू को एक जादुई छड़ी देती है। इस छड़ी से तुम अपने काम जल्दी खत्म कर सकती हो। ये छड़ी तुम्हारी हर मुसीबत में साथ देगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब अक्कू छड़ी से अपने काम जल्दी और अच्छे से खत्म कर लेती है। काम अच्छे से और जल्दी खत्म करने के कारण अक्कू की सौतेली माँ का व्यवहार अब धीरे धीरे अक्कू के प्रति बदल रहा था। अपनी माँ के व्यवहार में बदलाव देखकर अक्कू को बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी के जादुई झुमके की। तो चलिए कहानी देखते हैं। धर्मपुर गांव में पूनम अपने पिता सुखीराम के साथ रहती थी। सुखीराम एक किसान था। पूनम की माँ की मृत्यु पूनम के जन्म के बाद ही हो गई थी। पूनम ने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा था। पूनम के पिता सुखीराम पूनम को हर एक खुशी देना चाहते थे। पूनम अपने पिता के साथ खेतों में काम करवाती थी। कम उम्र में ही बहुत समझदार थी, लेकिन वो दिखने में सांवली थी। उसके चेहरे पर बहुत दाग धब्बे थे, लेकिन पूनम अपने स्वाभिमान को ऊंचा दर्जा देती थी। पूनम खाना बनाने के लिए हर शाम जंगल से लकड़ियां बीनकर लाती थी। गांव के मुखिया का बेटा रवि बहुत ही आवारा था। वो अपने दोस्तों के साथ गांव की हर लड़की को छेड़ता था। एक बार जब पूनम जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर आ रही थी तो उसे रास्ते में रवि अपने दोस्तों के साथ खड़ा मिला। पूनम बिना कुछ कहे सीधी अपने रास्ते चल रही थी, लेकिन रवि ने शरारत करने के लिए पीछे से पूनम को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से पूनम गिर गई। जरा देख कर चला करो रानी, कहीं भी गिर जाती हो। पीछे से रवि के सारे दोस्त हंस रहे थे। उसके दोस्तों को हंसता देख पूनम समझ गई थी कि उसके दोस्तों का मजाक है और वह रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आगे से मेरे साथ मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सबके सामने रवि अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मन ही मन गुस्से में पूनम से बदला लेने की ठान ली। एक बार गांव में रवि का चचेरा भाई मोहन शहर से रवि से मिलने आया। एक शाम वो रवि के साथ तालाब के पास खड़ा था। पूनम भी उसी रास्ते से लकड़ियां लेकर घर आती थी। तालाब के पास जो आम का पेड़ था, मोहन और रवि उस आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ रहे थे। मोहन एक पत्थर पेड़ की ओर फेंकता है। वो पत्थर गलती से पूनम की ओर चला जाता है। पूनम उस पत्थर से बचने के लिए पीछे हटती है। वो उस पत्थर से तो बच जाती है, पर उसकी सारी लकड़ियां सर से नीचे गिर जाती है। मोहन फौरन पूनम के पास आता है। सॉरी, वो मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से पत्थर आपकी ओर आ गया। इतना कहकर वो पूनम की लकड़ियों को इकट्ठा करके पूनम को देता है। लकड़ियां लेकर पूनम वहाँ से चली जाती है, लेकिन घर आकर वो मोहन के बारे में ही सोचती है। वो कितना मनमोहक था, जी कर रहा था कि उसे देखती ही रहूं। उसने मेरी मदद भी की। ये सब सोचकर पूनम मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ये सब सोचती सोचती वो आईने के सामने जाकर बैठ जाती है। खुद को आईने में देखकर वो उदास हो जाती है, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ। वो तो राजकुमार से कम नहीं लगता और मैं उसकी दासी बनने लायक भी नहीं हूँ। मैं उसका ख्याल अपने मन से निकाल दूंगी। इतना सोचकर वो घर के बाकी काम में लग जाती है। अगले दिन वो फिर से लकड़ियां लेकर घर आ रही थी। मोहन उसे फिर से उसी आम के पेड़ के पास नजर आया। उसे देखकर पूनम मोहन से बात करने चली जाती है। बाबूजी, क्या आप इस गांव में नए आए हैं? हाँ, मैं अपने ताऊ जी के घर रहने आया हूँ। और तुम इसी गांव की हो ना? सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा। वे दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में ही उन्हें एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर पूनम और मोहन इधर उधर देखने लगते हैं। पूनम को झाड़ियों में एक कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ दिखता है। वो फौरन अपनी लकड़ियों को सर से नीचे उतारकर उस कुत्ते के बच्चे को झाड़ियों से आजाद करती है।
वे कुत्ते का बच्चा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ से एक बुढ़िया अपने कपड़ों की गठरी के साथ वहाँ से गुजर रही थी। वो बुढ़िया थककर एक जगह पर बैठ जाती है। पूनम उससे कहती है, क्या हुआ अम्मा? लाइए, मैं आपकी गठरी उठा लेती हूँ। पूनम उस बुढ़िया की गठरी लेकर उस बुढ़िया को उसकी झोपड़ी तक छोड़ देती है और कुछ देर बाद वापस उस आम के पेड़ के पास अपनी लकड़ियों को लेने आती है। वो देखती है कि मोहन अभी तक वहीं था। पूनम अपनी लकड़ियों को उठाते हुए मोहन से कहती है, अरे बाबूजी, अभी तक आप यहीं हैं? हाँ, मैं तुम्हारी लकड़ियों की रखवाली जो कर रहा था। इतना सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी मोहन पूनम को एक सोने की चेन देता है। अरे बाबूजी, ये किस लिए? तुमने अभी अभी 2 लोगों की मदद की है, सिर्फ इसलिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन मैं आपसे ये नहीं ले सकती। मैंने सिर्फ मदद की है, कोई मेहनत का काम नहीं किया जिसके बदले में आपसे पैसे या सोने की चेन ले सकूं। इतना कहकर पूनम अपने घर आ जाती है। मोहन घर जाकर रवि को सारी बात बताता है। रवि सारी बात सुनकर सोचता है, लगता है मोहन को वो पूनम पसंद आ गई है। उस पूनम को मजा चखाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। दिन बीत रहे थे, साथ ही साथ मोहन और पूनम की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। एक दिन पूनम ने मोहन को अपने दिल की बात बताने का पक्का कर लिया। मोहन, वो मुझे कुछ कहना था। हाँ पूनम, बोलो, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। शायद मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मोहन पूनम से पहले कुछ कहता, इतने में ही रवि ने कहा, क्या कहा? शादी? और मेरे भाई से? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खुद को देखो और मेरे भाई को देखो। तुम कहा काली भूंडी और मेरा भाई क्या किसी राजकुमार से कम लगता है? रवि ने मोहन को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। इतना सुनकर पूनम फौरन वहाँ से जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पूनम को रवि की बातों का बहुत दुख लगता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूनम बारिश से बचने के लिए एक गुफा में चली जाती है। उस गुफा में बैठकर वो रोने लगती है। मैं दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। क्या मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? तभी उसे एक आवाज आती है, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी सुंदरता है। पूनम सोचने लगती है, ये किसने बोला? क्या इस गुफा में मेरे अलावा और कोई भी है? वो चारों ओर नजर घुमाती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसके सामने अचानक बहुत रोशनी हो जाती है। उस रोशनी से एक परी बाहर आती है। दूसरों की बातें सुनकर दुखी होने की जरूरत नहीं है पूनम। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें बहुत सुंदर बनाता है। क्या आप मुझे जानती हैं? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम रोजाना इस जंगल में आती हो, कभी भी लकड़ियों के लिए किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाती। इस जंगल के बेजुबान जानवरों की मदद करती हो। तुम बहुत नेक इंसान हो। लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती। कोई भी मेरी अच्छाई नहीं देखेगा। मेरी सुंदरता देखकर मुझसे शादी करेगा, लेकिन मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, तो मुझसे शादी कौन करेगा? ये लो बेटी, ये झुमका। लेकिन ये कोई मामूली झुमका नहीं है। इसे पहनते ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पूनम उस झुमके को पहन लेती है। झुमका कान में पहनते ही वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। लंबे काले बाल, सुनहरी आंखें, गोरा रंग। वो परी का शुक्रिया अदा करती है। मैं इतनी सुंदर दिखने लग गई हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो परी मुस्कुराकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहन रवि को बहुत डांटता है। रवि, तुमने मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? मुझे पूनम बहुत पसंद है। किसी की सुंदरता देख के उससे प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई देखनी चाहिए। अब वो कहाँ गई होगी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम उससे माफी मांगोगे। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, इसलिए मैंने उससे बदला लिया है। इतने में ही पूनम जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है। रवि और मोहन पूनम का बदला हुआ रूप देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। रवि धीरे से बोलता है, अरे
ये जादू कैसे? अभी कुछ देर पहले तक तो ये बहुत बदसूरत नजर आ रही थी, अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? मोहन पूनम को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। पूनम रुको, मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने को क्या बचा है मोहन? तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो पूनम, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूनम को लगता है कि वो उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हुआ है। कुछ देर पहले तक मैं इतनी बदसूरत दिखती थी तो तुमने मुझे बेइज्जत करके मना कर दिया था। अब मैं सुंदर दिखती हूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है, लेकिन मुझे ऐसी सोच बिल्कुल पसंद नहीं। इतने में ही पीछे से रवि के चिल्लाने की आवाज आती है। रवि को एक सांप ने डस लिया था। रवि बेहोश हो जाता है। मोहन और पूनम फौरन रवि के पास आते हैं। बेहोश देखकर दोनों बहुत विचलित हो जाते हैं। तभी पूनम अपने जादुई झुमके से कहती है, हे जादुई झुमके, रवि का जहर निकाल दो। झुमके से एक रोशनी आती है, जिसके बाद रवि अपने होश में वापस आ जाता है। होश में आने के बाद मोहन उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद रवि को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूनम से माफी मांगता है। पूनम मुझे माफ कर दो। अरे रवि, तुम किस लिए माफी मांग रहे हो? फिर रवि पूनम को सारी बात बताता है और कहता है, मैंने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए तुम्हें भला बुरा कह दिया, लेकिन मोहन तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब तुम सुंदर नहीं दिखती थी, मोहन को तुम तब से ही पसंद हो। इसके बाद मोहन और पूनम कुछ दिनों बाद शादी कर लेते हैं। पूनम को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तब अपने जादुई झुमके से करवा लेती थी। पूनम और मोहन खुशी खुशी रहने लगे।